हेलो। दोस्तों, तो हमारा लेक्चर 1 का ब्रेक के बाद का डिस्कशन हम स्टार्ट करेंगे। मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही होगी तो बताइए। यस, एम आई क्लियरली ऑडिबल? यस। तो यहां पे ब्रेक के पहले हमने क्या देखा था? ब्रेक के पहले हमने पूरी हिरार्की देखी थी। देखो, हम एक लॉ पढ़ने जा रहे हैं और लॉ पढ़ते वक्त हिरार्की कैसे काम करती है, एक्ट और लॉ में डिफरेंस होता है। जैसे यहां आपका बिल्कुल सवाल होता है कि सर एक्ट और लॉ में क्या डिफरेंस होता है? एक्ट यानी बेयर एक्ट, जो इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट पास होता है, ब्रॉड पॉलिसी पास होती है कॉन्स्टिट्यूशन से अथॉरिटी लेकर। लेकिन फिर जिसका उसका एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाती है, उसके रेगुलेशंस बनते हैं। तो उसके रेगुलेशंस बनते हैं। जस्ट मिनट, कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप मैं चेक करता हूं कि क्या प्रॉब्लम जा रहा है। आई विल चेक इट टुडे। हाँ, तो जहां तक देखा जाए तो यहां पे ब्रॉड पॉलिसी तो इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट बन गई, बेयर एक्ट इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट बन गया, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत सारी सब पॉलिसीज बनानी पड़ती है, और वो सब पॉलिसीज बनती है रूल्स, रेगुलेशंस और नोटिफिकेशंस थ्रू। चलिए, सो ये हिरार्की ऑफ लॉ किस तरह से होगा, मैं कुछ एग्जाम्पल देके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आ जाइए। यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट इज अ सुप्रीम लॉ। यस, आज के सेशन में हम ये पूरा बेसिक पढ़ने वाले हैं। एक्ट तो हम नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे। इट इज अ सुप्रीम लॉ। जैसे मैंने आपको कहा कि इंडिया के सारे लॉज का सोर्स कॉन्स्टिट्यूशन में चाहिए, और आर्टिकल 265 कहता है कि लॉ बनाने के बाद ही आप टैक्स लगा सकते हो। तो इट लेट डाउन, ओके, इट लेस डाउन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ। जैसे हमें जीएसटी एक्ट पढ़ना है, तो जीएसटी का फ्रेमवर्क क्या है ये पहले कॉन्स्टिट्यूशन से समझेंगे, क्योंकि ये तो सुप्रीम लॉ है। और ऑल लॉ एमिनेट्स, जिसका उपज सोर्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से है। इट्स अ सुप्रीम लॉ। नेक्स्ट अगर हम आते हैं यहां पे, तो इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट हमने स्ट्रक्चर पढ़ा, लेजिस्लेटिव, यहां पार्लियामेंट। इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट ये बॉडी जो है लॉ बनाती है। सेंट्रल लॉ बनाना है तो पार्लियामेंट बनाएगी, स्टेट लॉ बनाना है तो लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट यानी विधानसभा बनाएगी। यस, फिर हम बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ये एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है। जैसे आपको हमारा डिस्कशन याद होगा, तो डिस्कशन में हमने देखा था कि लेजिस्लेटिव बॉडी यानी लॉ मेकिंग बॉडी पार्लियामेंट होती है, और उसका एग्जीक्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट कहता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट इससे रिलेटेड रूल्स बनाती है। रूल्स के लिए मैंने आपको कहा कि इस वर्ड पे फोकस करना, और वो कौन सा रूल्स जो बनते हैं फॉर प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ बनते हैं। सर ओके, ये प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ यानी क्या होता है? ये सब पॉलिसीज होती है बेटा, और ये सब पॉलिसीज रूल के थ्रू बनाई जाती है। एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेशन कौन कर रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, यानी हम जहां तक बात करें, जस्ट मिनट, तो एडमिनिस्ट्रेशन यहां पे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू फाइनेंस मिनिस्टर, जिसके अंदर दो बोर्ड काम कर रहे हैं, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जीक्यूशन कर रहा है जो भी लॉ यहां पे कैरी आउट हो रहा है ना। नेक्स्ट देखो, एक एग्जांपल लेता हूं, सेक्शन 40A3, आपने इनकम टैक्स का पढ़ा होगा, बड़ा अच्छा एग्जांपल है। सेक्शन 40A3 ने, मुझे याद है 2003 में वो सेक्शन पास हुआ था, जहां ओके, यहां
20,000 और कुछ अमाउंट लिमिट से ज़्यादा आप कैश पेमेंट नहीं कर सकते, और अभी तो 10-10,000 है मेरे ख्याल से, और ये लिमिट और रिड्यूस होगी। वाटर रेट में भी लिमिट पे ज़्यादा फोकस मत करना, कॉन्सेप्ट पे याद रखो, क्योंकि मैंने आईडीटी ही पढ़ा है पिछले 17-18 साल में, ठीक है। तो अब यहाँ जहाँ तक देखा जाए, उन्होंने कैश पेमेंट का रिस्ट्रिक्शन डाला था, और इससे ज़्यादा अगर आपको पेमेंट करना है तो अकाउंट पे ही चेक ड्राफ्ट इससे ही कर सकते हो। इमेजिन करो इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट वो पॉलिसी बन गई और लॉ पास हो गया, सेक्शन 40A3 बन गया, लॉ एग्जीक्यूशन में आया, फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, वो एग्जीक्यूट कर रही है, उसके अंडर सारे ऑफिसर्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ओके, नाउ ये जो है पूरी सेना है, ऑल ओवर इंडिया डिपार्टमेंट ऑफिसर्स, पूरी सेना है, और पूरी सेना ओके अब फैक्ट्रीज में, शॉप में, ऑफिसेस में जाके उसका चेकिंग कर रही है कि जो लॉ बनाया गया है उसके हिसाब से आपके सारे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं नहीं हो रहे। लेट्स टेक ए एग्जांपल। ओके, यहां पे मैं एक ट्रेडर हूं और मैंने कुछ अर्जेंट पेमेंट कर दिए कैश में, दिवाली का पीरियड था, बैंक हॉलीडे था, ओके, और मैंने अर्जेंट पेमेंट कैश में कर दी अपने सप्लायर को। ओके, मेरी स्क्रूटिनी होगी, ऑफिसर जो है यहाँ रिकॉर्ड्स देख रहा है, और ऑफिसर ने रिकॉर्ड्स के देख लिया, और यहाँ देख मैंने एक पेमेंट किया हुआ है 50,000 का कैश में मेरे सप्लायर को। वैसे ऑफिस में क्या करते हैं बताओ जैसे कोई कैश पेमेंट कर देता है 20,000 30,000 का, तो ऑफिस में करते क्या, मुझे पता है क्या करते हो आप? ऑफिस में उसको स्प्लिट कर देते हो अलग अलग डेट्स के लिए, करते हो ना ऐसा? और करते होगा तो बोलिएगा यस तो चलिए, वॉट योर इट में भी, तो उसने सप्लायर को पेमेंट कर दिया 50,000 का कि भाई वो, और वो ऑफिसर को दिख गया। तो मैंने ऑफिसर को कहा कि सर भाई बैंक हॉलीडेज थे, कंटिन्यूस हॉलीडेज थे, 4-5 डेज के, दिवाली पीरियड था, मुझे सप्लायर को पेमेंट करना था, और अगर सर मैं वो गुड्स नहीं खरीदता तो मेरा बिजनेस नहीं हो पाता, मेरा बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट था और इसलिए मैंने अर्जेंट में पे किया, सर जेन्युइन केस थे। ऑफिसर ने कहा सॉरी, ओके भाई मैं ये चीज नहीं मानूंगा, यहां पे लॉ क्या कहता है, पार्लियामेंट में लॉ क्या पास हुआ सेक्शन 40A3 में कि आप इतने लिमिट से ज्यादा कैश पेमेंट नहीं कर सकते हो। और ऐसे सिचुएशन में जहां तक आपने कैश पेमेंट किया, मैं तो भाई सिपाही हूं, मैं तो सेना का एक पार्ट हूं, और कि मुझे तो ये चेक करना है कि आप लॉ फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तो सॉरी मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, आपके अगेंस्ट में डिसअलाउंसेस वगैरह पेनल्टी लगाऊंगा। मैंने कहा सर ये गलत है, ओके जेन्युइन केस है, आप बात को समझो। अब इमेजिन करो, यहां पे मैं ये सब पूरी केस स्टडी क्यों बता रहा कि सिर्फ एक्ट ही होता, रूल्स रेगुलेशंस की पावर नहीं होती तो क्या गड़बड़ हो जाती। ओके, तो ऑफिसर ने कहा नो, एक्ट बन गया, सेक्शन बन गया, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने कहा ठीक है, ओके यहाँ पे ये गलत है, मैं इसके अगेंस्ट में आवाज उठाऊंगा। और फिर मैंने यहाँ पे जब मेरे अगेंस्ट में नोटिस आई, डिसअलाउंसेस आए, पेनल्टी लगी, तो मैंने इसके अगेंस्ट में आवाज उठाई और मैंने कहा ओके कि हमारी मांगे पूरी करो, सेक्शन 48(3) को हटाओ। मैंने सारे ट्रेड एसोसिएशंस की मीटिंग ली और मैंने कहा कि भाइयों देखिए ये गलत है, ये गलत है, ये हमारे पे बिजनेस पे रिस्ट्रिक्शंस डाल रहा है, हमें पेमेंट नहीं करना, पेमेंट करने नहीं दे रहा है। अरे हम बिजनेस करने के लिए बैठे, हम कोई यहाँ पे आपका लॉ फॉलो करने के लिए नहीं बैठे भाई। ओके, ये प्रोविजन गलत है, हटाओ। ओके, पूरी ट्रेड एसोसिएशन जो है यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर के ऑफिस के बाहर जाके बैठ गई और वो फाइनेंस मिनिस्टर को कह रही है कि नहीं, ओके अभी क्या डी सेक्शन 48(3) हटाओ। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा सॉरी, इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट ये सेक्शन 48(3) पास हुआ है, इसमें जो भी अमेंडमेंट करनी है अब जब नेक्स्ट असेंबली होगी तो नेक्स्ट असेंबली में हम करेंगे। ओके, तो यहां मैंने तो रेट लगा दी कि नो, अभी के अभी चेंज होना चाहिए। ओके, जब तक ये चेंज नहीं होगा हम यहां से जाएंगे नहीं, हम जन आंदोलन करेंगे। तो भाई इतने सारे एसोसिएशन से जब प्रेशर आया तो यहां पे फाइनेंस मिनिस्टर ने ये डिसीजन लिया कि इमरजेंसी में असेंबली बुलाओ। अब पूरे सभी पार्लियामेंट्स के मेंबर इमरजेंसी में आ रहे हैं। क्या डिस्कस हो रहा है? ओके, एक इनकम टैक्स की एक प्रोविजन, उसका जो सबसेक्शन है उसके ऊपर डिस्कशन हो रहा है कि भाई इसमें जो है कुछ जुनून केसेस में हमें रियायत देनी चाहिए और ये रियायत के लिए एक प्रोविजो बनाना है, सेक्शन को अमेंड करना है। अब इमेजिन करो ऐसे छोटे छोटे अमेंडमेंट्स के लिए बार बार असेंबली बुलाएंगे तो इंडिया में इतने सारे लॉज है और कि सारे मेंबर्स बस असेंबली में बैठे रहेंगे। आज क्या हुआ, ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन नए नए इश्यूज आते हैं और ये नए इश्यूज आते हैं तो ओके बार बार एक्ट को अमेंड करो, सेक्शन को अमेंड करो। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? सोचो जरा आप, नहीं पॉसिबल है। तो ऐसे केस में बहुत सी बार एक्ट जो है ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है कि भाई ब्रॉड पॉलिसी हम बना रहे हैं और ये ब्रॉड पॉलिसी के तहत रूल्स आप बनाओगे इसको प्रॉपर इंप्लीमेंट करने के लिए। इसलिए रूल 6D और रूल 6DD आप देखते हो जहां कुछ केस में छूट दी जाती है, यहां पे एक्सेप्शन है जहां आप कैश पेमेंट कर सकते हो, बैंक हॉलीडेज हो, बैंक स्ट्राइक हो एंड एक्सेट्रा।
तो यस रूल्स बना, ये सब पॉलिसी होती है जो एक्ट बन चुका उसका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन के लिए यहां पे रूल्स बनाए जाते हैं। इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ में जब जीएसटी लॉ आपको पढ़ाऊंगा तो जीएसटी लॉ में टोटल अप्रोक्सीमेटली यहां पे अगर 180 सेक्शंस हो गए तो उसमें से ओके बहुत सारे सेक्शंस में यहां ये लिखा गया है कि इन अ मैनर एज प्रिस्क्राइब। भाई ब्रॉड पॉलिसी हम बना देंगे, अगर रिलेटेड पार्टी होगा तो वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होगी, प्राइस सोल कंसिडरेशन होगा तो वैल्यू नॉट सोल कंसिडरेशन होगा तो वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होगी। फिर ये केस वैल्यूएशन कैसा होगा, तो रूल्स में जाओ। आईटीसी जो है, आईटीसी में आपको इनवॉइस और डॉक्यूमेंट्स चाहिए, पर ये इनवॉइस और डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, तो वो जाओ रूल्स में, रूल्स आपको गाइड करेगा। तो रूल्स ये सब पॉलिसीज होती है और रूल्स बहुत जरूरी है फॉर प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। ठीक है, चलिए उसके बाद में रेगुलेशंस। जीएसटी में रेगुलेशंस नहीं है, सीबीआईसी के रेगुलेशंस नहीं है। रीजन बताता हूं, क्योंकि जीएसटी जो वर्क करता है अंडर जीएसटी काउंसिल, आई रिपीट, एक परिषद है जीएसटी काउंसिल है जिसके अंडर पूरा वर्क किया जाता है और दोनों गवर्नमेंट जो काउंसिल में डिसीजन हुआ वो इंप्लीमेंट करती है। तो और नो डाउट सीबीआईसी भी उसको इंप्लीमेंटेशन को हेल्प करती है। पर मैं आपको ये कह दूं कि रेगुलेशंस जो है अभी जीएसटी में नहीं है, कस्टम्स में है। रेगुलेशंस जो होते हैं वो प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ, और फिलहाल जीएसटी में इंप्लीमेंटेशन एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेशन दोनों रूल्स के थ्रू हो रहे हैं। पर अगर आपको डिफरेंस जानना है तो डिफरेंस है रूल्स फॉर प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ और रेगुलेशंस फॉर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ। सर ये थोड़ा समझाना, फॉर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ यानी क्या मतलब, ये है कि जब आप समझ लो अब तो क्या है कॉमन पोर्टल पे सब चीजें चल रही है, लेकिन क्या है कि फॉर्म का स्ट्रक्चर कैसा होगा, कंटेंट क्या होगे, कौन सा फॉर्म कौन से ऑफिसर को आप दोगे और ऑफिसर को देने के बाद कितनी कॉपीज में दोगे, ये सारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर होती है पॉलिसीज और सब पॉलिसीज के अंडर, वो सारी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर रेगुलेशन के थ्रू हैंडल होती है जो सीबीआईसी देता है और सीबीआईसी इशू करता है। ओके, जो यहां पे सीबीआईसी इशू करता है। आई होप यू अंडरस्टूड। तो ऐसे सिचुएशन में जहां तक देखा जाए तो रूल्स जो रेगुलेशंस जो बनते हैं फॉर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ बनते हैं। अब मैं आपको यह कह दूं कि जीएसटी में सारा कुछ प्रोसीजर इंप्लीमेंटेशन ऑफ मेजर पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन यानी कौन सा फॉर्म होगा, फॉर्म नंबर का क्या होगा, उसके कंटेंट क्या होंगे, कहां ये फॉर्म दिया जाएगा, क्या प्रोसीजर होगी, एवरीथिंग इज हैंडल्ड बाय रूल्स। जीएसटी में रेगुलेशंस नहीं है, रेगुलेशंस कस्टम्स में मिलेंगे। आई होप आपको ये डिस्कशन समझ में आया होगा। फिर आते हैं नोटिफिकेशंस। नोटिफिकेशंस जैसे रूल्स में कोई चेंज करना है, ओके भाई ये अमेंडमेंट करना है रूल्स में, या फिर रेगुलेशन में कोई अमेंडमेंट करना है, प्रोसीजर रिलेटेड अमेंडमेंट है, तो वो नोटिफिकेशन के थ्रू दी जाती है। और ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है कि सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पे अगर वो सीजीएसटी एक्ट होगा और स्टेट गवर्नमेंट अगर वो एसजीएसटी एक्ट होगा तो थ्रू ये नोटिफिकेशंस के अमेंडमेंट की जाती है प्रोसीजर रिलेटेड। प्लस एग्जम्पशन नोटिफिकेशन। अब बहुत सी बार अगर जीएसटी से हमें एग्जम्पशन देना है तो एग्जम्पशन देने के लिए भी नोटिफिकेशंस आते हैं, तो मोस्टली ये प्रोसीजर और एग्जम्पशन से रिलेटेड होता है। ओके, किसके पास पावर है, तो ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है और गवर्नमेंट ये नोटिफिकेशन इश्यू करती है। बाद में आते हैं सर्कुलर्स। ये सारी बातें आपको इंटर लेवल पे ऑब्वियसली पढ़ाई होगी जब आपने टैक्स पढ़ा होगा या कंपनी लॉ पढ़ा होगा। ओके, अब सर्कुलर पे आते हैं बेटा। सर्कुलर की अगर हम बात करें, ध्यान से सुनिएगा, सर्कुलर की बात करें तो इट इज इश्यूड बाय सीबीआईसी, सर्कुलर और इंस्ट्रक्शन। देखो एक बड़ी मजेदार केस हुई और ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है और मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, और वहां सर्कुलर किस तरह से आया। ओके, सर्कुलर किस तरह से आया और सर्कुलर ने किस तरह से हेल्प किया। जीएसटी लॉ ये कहता है, क्योंकि आपको नॉलेज है इसलिए मैं बता रहा हूं, जीएसटी लॉ ये कहता है कि ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ओके, बाय वे ऑफ सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज एक्सेट्रा, उसके ऊपर जीएसटी आएगा। और आगे तो जीएसटी लॉ ये भी कहता है कि आप अपने ब्रांच को ही ट्रांसफर कर रहे हो जो सेपरेटली रजिस्टर्ड है, जिसको डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन कहा जाता है, स्टॉक ट्रांसफर कहा जाता है। यानी आपकी एक ब्रांच गुजरात में है जो सेपरेटली रजिस्टर्ड है गुजरात में अंडर सेम पैन, और आपका एक ब्रांच महाराष्ट्र में है। तो ऐसे केस में आप अगर अपने ही ब्रांच को ट्रांसफर कर रहे हो तो वो सिचुएशन में भी सप्लाई माना जाएगा अगर वो सेपरेटली रजिस्टर्ड है। चलिए, लॉ बना। ओके, लॉ हमें समझ में भी आया, ये सारी चीजें आगे पढ़ा होगा। ओके, अब प्रॉब्लम क्या हुआ। प्रॉब्लम ये था कि एक फैक्ट्री थी और वो फैक्ट्री के खुद के 5 ट्रक थे
और वो ट्रक जो है गुड्स को लेके जाते थे अपनी ब्रांच में, गुजरात ब्रांच है समझ लो, और गुजरात ब्रांच में वो ट्रक लेके जा रहे हैं। अब उसमें जो गुड्स जा रहे हैं, बात समझ में आती है कि वो सप्लाई हुआ, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा और गुजरात ब्रांच को उसका क्रेडिट मिल जाएगा। ओके, क्रेडिट मिल जाएगा। अगर इसके ऊपर कोई डाउट होगा तो डोंट वरी, हम आगे देखेंगे। तो अब गुजरात ब्रांच को उसको क्रेडिट, ओके, जहां तक गुड्स की बात है, एक ऑफिसर ने क्या किया, एक ऑफिसर ने यहां पे जो ट्रक जा रहे हैं, ट्रक तो कन्वेंस थे, ट्रांसपोर्ट के लिए यूज हो रहे हैं, अब जो ट्रक जा रहा है उस पर भी जीएसटी लगाया। अब उस पर ट्रक पे भी जीएसटी लगाया कि नहीं नहीं, ये ट्रक की वैल्यू जो है 40 लाख है, 50 लाख है, इस पर भी जीएसटी दो। क्यों? क्योंकि ये भी एक स्टेट से, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच जा रहे हैं, और ये तुम्हारा ही ट्रक है तो इस पर भी जीएसटी दो। ओके, तो वो यहां पे सरप्राइज होगी इंडस्ट्री की, अरे ये ट्रक पे क्यों यार, ये ट्रक पे जीएसटी है तो गुड्स छोड़ के वापस आने वाला है। नहीं नहीं नहीं, उसने कहा कि सप्लाई ऑफ गुड्स, गुड्स मतलब एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, और ये ट्रक मूवेबल है। ओके, तो मूवेबल है तो गुड्स के डेफिनेशन में आता है, तो ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई जो है इसके ऊपर भी जीएसटी आएगा। बड़ा ओके, इंडस्ट्री परेशान होगी कि ये क्या चालू है यार, ट्रक पे जीएसटी। ओके, बट लीगली जाए और इंटरप्रिटेशन पे जाए तो सही बात है कि ट्रक पे भी जीएसटी आना चाहिए। सही, आपको समझ में आ रही है क्या बात? ट्रक पे भी जीएसटी आना चाहिए। जो भी कन्वेंस यूज कर रहे हैं, फिर ट्रेन यूज कर रहे हैं, ट्रक यूज कर रहे हैं, एयरक्राफ्ट यूज कर रहे हैं, शिप यूज कर रहे हैं, सभी मूवेबल है, उस पर भी जीएसटी आना चाहिए। अब ये सिचुएशन जब इमेजिन की गई तो इसमें ऐसा देखा गया कि यहां से ट्रक वहां जा रहा है, जीएसटी दो, वहां से इधर आ रहा है, जीएसटी दो, इधर से ओके गुजरात एमपी जा रहा है, जीएसटी दो। यानी हम तो ओके जब जब भी दूसरे स्टेट में हमारा ट्रक लेके जाएगा जीएसटी दो। ये क्या लगा के रखा है? हम बिजनेस करने आए, तुम्हारा लॉ फॉलो करने थोड़ी आए। तो ये इश्यू इमीडिएटली जीएसटी काउंसिल में डिस्कस किया गया कि कन्वेंस पे कैसे लगाए भाई, जो गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किए जाते हैं वो गलत है, वो इवन दो मूवेबल होगा पर उसके ऊपर जीएसटी नहीं आना चाहिए। और जीएसटी काउंसिल ने डिसीजन लिया कि यस, नहीं आना चाहिए, और अकॉर्डिंग इमीडिएट सर्कुलर इशू किया गया, इमीडिएट सर्कुलर इशू किया गया। क्यों? क्योंकि यहां पे कन्वेंस पे जीएसटी लाना, क्योंकि लॉ का इंटरप्रिटेशन जो है ओके वो अलग लिया जा रहा था। तो पूरे इंडिया में सबके लिए एक सर्कुलर इंस्ट्रक्शन इशू की गई बाय सीबीआईसी कि नहीं, अगर कन्वेंस से गुड़ जाएगा, ये सर्कुलर में आगे पढ़ा होगा, अगर कन्वेंस से गुड़ जाएगा तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। ठीक है, पर उन्होंने और क्लैरिफाई किया कि कन्वेंस किसके लिए जा रहा है, क्या पर्पस के लिए जा रहा है, कन्वेंस क्या है, ओके हम आगे पढ़ेंगे। कभी कभी क्या हो जाता है कि लॉ के इंटरप्रिटेशन अलग अलग लिए जाते हैं, ओके अलग अलग लिए जाते हैं। और ये भी हो जाता है कि महाराष्ट्र के डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट अलग इंटरप्रिटेशन ले रहे, गुजरात के अलग ले रहे, एमपी के अलग ले रहे, यूपी के अलग ले रहे, दिल्ली के अलग ले रहे। जब ये डिफरेंट इंटरप्रिटेशन हो जाते हैं तो लॉ की यूनिफॉर्मिटी जो है वो यहां पे हैम्पर हो जाती है, एम्बिग्यूटी क्रिएट हो जाती है, क्योंकि लॉ क्लियर नहीं है, क्योंकि गुड्स की डेफिनेशन बड़ी वाइडर है। तो ऐसे सिचुएशन में सीबीआईसी इमीडिएट इंस्ट्रक्शन देता है कि नहीं, ओके भाई कन्वेंस गुड्स नहीं माना जाएगा और उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। और जैसे सीबीआईसी ने ये इंस्ट्रक्शन दिया, ओके पूरे इंडिया में अब एक जैसी ट्रीटमेंट होगी, कोई डिपार्टमेंट अपना व्यू अलग नहीं लेगा, क्योंकि इट इज बाइंडिंग ऑन डिपार्टमेंट, इट इज बाइंडिंग ऑन डिपार्टमेंट। चलो ये जो सर्कुलर ये तो हमारे फेवर में था, लेकिन कभी कभी कुछ सर्कुलर हमारे अगेंस्ट में भी होते हैं। अब कुछ सर्कुलर अगर हमारे अगेंस्ट में होते, ध्यान सुनिएगा, कुछ सर्कुलर अगेंस्ट में होते तो डिपार्टमेंट पे बाइंडिंग है, लेकिन क्या हम उसके अगेंस्ट पे अपील फाइल कर सकते? टैक्सेबल पर्सन यानी यहां जो असेसी है, असेसी अपील फाइल कर सकता है सर्कुलर के अगेंस्ट में। हाँ, जब तक कोई कोर्ट का डिसीजन उसके फेवर में नहीं आएगा तब तक वो सर्कुलर फॉलो करेगा, लेकिन वो उसके अगेंस्ट में अपील फाइल कर सकता है। इट इज ओनली बाइंडिंग ऑन डिपार्टमेंट। सो ओके, इसका ऑब्जेक्ट क्या है? ये ओके लॉ में यूनिफॉर्मिटी लाता है जब यहां पे अलग अलग उसके इंटरप्रिटेशन निकलते होंगे तो। लेकिन अगर आगे जाके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन कुछ अलग आता है तो दैट डिसीजन विल प्रिवेल ओवर सर्कुलर। आई होप यू अंडरस्टूड। और आपको ये समझ में आया होगा तो बताइए। यस बेटा, यहां तक सारी चीजें समझ में आई आपको? Yes or no?
चलिए अब दोस्तों यहां पे अगर हम बात करें, यहां पे अगर बात करें कि ठीक है सारे डिफरेंट लॉज थे, हमने पढ़ा एग्जिस्टिंग लॉज में प्रॉब्लम ये थे कि कुछ एक्ट सेंट्रल के पास थे, कुछ टैक्स स्टेट के पास थे, कंप्लायंसेस बहुत अलग अलग थे, कंप्लायंसेस में ही इंडस्ट्री की कॉस्ट बहुत ज्यादा थी। इन एडिशन टू दैट यहां पे हर डिपार्टमेंट से इंडस्ट्री को परेशानी थी, चाय पानी अलग अलग, ये तो प्रॉब्लम्स थे। साथ साथ में मैंने इंटरप्रिटेशन लेवल पे भी प्रॉब्लम थे कि ये गुड्स है या सर्विस है। आइडिया का केस भी मैंने आपको बताया। तो सोचा गया कि जीएसटी लाते हैं, तो सभी एक्ट को मर्ज करके जो गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड है, हमने देखे इससे रिलेटेड, ये सभी सबस्यूम कर दिए गए और ये कहा गया कि अब ये लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स और ऑक्ट्रैन, एलबीटीन, वैट, सीएसटी ये अब अलग नहीं लगेगा। अब आपके प्रोडक्ट पे एक ही टैक्स लगेगा और वो टैक्स होगा जीएसटी। नो डाउट जीएसटी जब लाया गया तो यहां पे बहुत बड़ा माहौल किया बीजेपी का। यहां जहां तक देखा जाए ये बात बहुत अच्छी है और ये लीडरशिप में ये खासियत भी अच्छी है कि जब भी कुछ लाते हैं तो ऐसा माहौल करते हैं कि लगता है कुछ तो नया होने वाला है और कि अब दुनिया बदलने वाली है, चाहे कुछ भी करे। तो जब जीएसटी 1 जुलाई 2017 को इंप्लीमेंट होने वाला था तो रात को 12 बजे सब असेंबली के इंपॉर्टेंट लोगों को बुलाया गया और कि घंटा बजाकर जीएसटी यहाँ पे लाया गया कि अब कुछ तो नया होने वाला है जीएसटी में। ये बात अलग है कि जीएसटी में बहुत लैक्यूना थे, बहुत से प्रॉब्लम आए और प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। जीएसटी इंडिया में चाहिए था, रिक्वायरमेंट थी, पर वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। लेकिन इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में आते हैं कि जीएसटी के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, किस बुनियाद पे जीएसटी जो है बना है, उसके बाद में ये मॉडल कैसा है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। नो डाउट आपको पता है, बहुत कुछ तो पता ही है अब आपको, आप तो अब आपके नया नहीं बचा आपके लिए जीएसटी, अब डेली रूटीन में आ गया, हर बिल पे दिखते हो आप। साथ साथ में यहां जो है आप इंटर लेवल पे भी पढ़ चुके हो, ठीक है। तो चलिए हम अब देखेंगे व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ जीएसटी, ठीक है। कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ जीएसटी, इसके ऊपर छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के लिए, ये प्रायोरिटी बी में रखिए। ओके, प्रायोरिटी बी में रखिए। ब्रॉड सेंस में देखा जाए तो ये वैल्यू एडेड टैक्स है, वैट है। सेकंड, ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। थर्ड, पेड बाय सप्लायर, बोर्न बाय कंज्यूमर है, कलेक्टेड एट मल्टीपल स्टेजेस है। उसके बाद में ये एक बिजनेस टैक्स है, ओके, कंजम्पशन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम बिजनेस सोर्सेस, एक बिजनेस टैक्स है और इसमें आईटीसी के क्रेडिट मिलते हैं। ये टोटल आपके जो है यहां पे 7 पॉइंट्स होने चाहिए, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ जीएसटी, जीएसटी जिसके ऊपर बनाया गया, ओके, बनाया गया। चलिए एक एक चीज को समझते हैं। ओके, जीएसटी एक वैल्यू एडेड टैक्स है ये वैट, नाम है जीएसटी। मतलब क्या, यहां पे जीएसटी भी अगर लग रहा होगा, जैसे आपका ये आउटवर्ड सप्लाई है, 1 लाख रुपए वैल्यू है, इसका टैक्स 12,000 रुपए, लिखने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझ लो। ठीक है, तो अब समझ लो ये जो 1 लाख रुपए है उसके ऊपर टैक्स 12,000 है और ये 12,000 का जीएसटी, और आपने कुछ परचेस की होगी, आपका इनवर्ट सप्लाई होगा और उसके ऊपर टैक्स लगा होगा। तो अगर हम आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स करें तो आपका नेट टैक्स जो है 6,000 आएगा और आपको गवर्नमेंट को इतना ही देना है, इतना ही देना है। तो ये टैक्स भी वैल्यू एडेड टैक्स है। क्यों? क्योंकि अगर 50,000 का आप 12% निकालो, आपने वैल्यू एडिशन कितना किया था, 50,000 का गुड्स आपका था, आपका वैल्यू एडिशन 50,000 यानी आपकी सेल्स वैल्यू 1 लाख रुपए बनी थी और उसका 12% निकालो तो 12% आपका 6,000 ही आएगा। मतलब दिस टैक्स ओनली ऑन वैल्यू एडिशन है, इसमें भी क्रेडिट्स मिलते हैं, सब कुछ आपको टैक्स उतना ही देना पड़ता है जितना ओके आपका क्रेडिट लेने के बाद नेट टैक्स लायबिलिटी होगी। ओके, टैक्स ऑन ओनली वैल्यू एडिशन। दूसरा ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। अब डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है मतलब क्या, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसको मैं आगे और एक्सप्लेन करूंगा, और वो ये कि जैसे जहां तक देखा जाए तो महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश, ध्यान से देखिएगा,
महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश। अब महाराष्ट्र में अगर कोई सप्लायर महाराष्ट्र में सेल कर रहा है तो डेस्टिनेशन का है महाराष्ट्र में, जिसमें उसको इंट्रास्टेट सप्लाई होने की वजह से, ध्यान से देखिएगा, इंट्रास्टेट सप्लाई होने की वजह से उसको सीजीएसटी और एसजीएसटी, आई रिपीट, सीजीएसटी और एसजीएसटी, ये 2 टैक्स लगेंगे। और महाराष्ट्र में सेल हुआ, इस डेस्टिनेशन पे सेल हुआ, इसलिए ये जो एसजीएसटी है, ये एसजीएसटी महाराष्ट्र को जाएगा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को जाएगा। यानी जो डेस्टिनेशन पे आपका ट्रांजैक्शन हुआ वो गवर्नमेंट आपका टैक्स लेगी। अगर आपने इंटरस्टेट कर दिया, आई रिपीट, आपने इंटरस्टेट कर दिया, और अगर आपने इंटरस्टेट कर दिया होगा तो क्या लगेगा, आईजीएसटी। आईजीएसटी आपको फुल रेट से लगा, लेट्स टेक एग्जांपल 12%, तो इसमें का 50%, आगे ये बताओगा, 50% रेवेन्यू ये सेंट्रल रखता है और 50% रेवेन्यू ये स्टेट को बांटा जाता है। अब यहां मिसअंडरस्टैंडिंग मत क्रिएट करना, ओके, मतलब आपको 12% से देना है, पूरा देना है, और वो आपको आईजीएसटी फॉर्म में देना है कॉमन पोर्टल पे। आपने ऑफिस में देखा है कि आईजीएसटी आपको पूरा गवर्नमेंट को देना है, कलेक्शन सेंट्रल कर लेती है पूरा, और बाद में उसका 50% जो है, ये बाद में 50% स्टेट को बांटती है। पहले पूरा कलेक्ट कर लेती है सेंट्रल और बाद में स्टेट को बांटती है। चलिए, अब ये जो 50% है कौन से स्टेट को बांटेगी, इसका रीजन मैं आपको आगे दूंगा। कौन से स्टेट को बांटेगी, क्योंकि यहां 2 स्टेट इन्वॉल्व है, एक स्टेट जहां से ओके सेल हुआ और एक स्टेट जहां कंज्यूम हुआ, जो डेस्टिनेशन पे आपका गुड्स का या सर्विस का सप्लाई हुआ, ओके, क्योंकि डेस्टिनेशन आपका यूपी है, सप्लाई हुआ। तो डिसीजन ये लिया गया कि यहां पे ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने आईजीएसटी पूरा कलेक्ट किया, उसका 50% हम महाराष्ट्र को नहीं देंगे, जहां सप्लाई का अल्टीमेट डेस्टिनेशन है, कहां है, यूपी में है। तो ऐसे केस में ये 50% यूपी को बांटा जाएगा, यूपी को बांटा जाएगा। तो यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां रेवेन्यू महाराष्ट्र गवर्नमेंट को नहीं, किसको मिलेगा, यूपी गवर्नमेंट को मिलेगा, इसलिए इसको डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स कहते हैं। इसमें आईटीसी का एक कंसेप्ट इन्वॉल्व है, जो प्रिंसिपल पे ये बनाया गया, हम उसको आगे देखेंगे। बस अभी इतना ध्यान रखो कि ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। आई क्या बात समझ में? उसके बाद में यहां पे उसके बाद में नेक्स्ट एक कंसेप्ट बहुत ही बेसिक है इनडायरेक्ट टैक्स का, बोन बाय सप्लायर। ओके, नेक्स्ट, बोन बाय सप्लायर, सॉरी, पेड बाय सप्लायर, बोन बाय अल्टीमेट कंज्यूमर। मतलब ये सिचुएशन में अगर सेलर ओके सप्लाई कर रहा है गुड्स का, जीएसटी लगा रहा है, तो वो गवर्नमेंट को तो देगा टैक्स 12,000 यहां, सॉरी, ओके, यहां पे 12,000 वो गवर्नमेंट को तो देगा, लेकिन ये 12,000 जो गवर्नमेंट को देगा वो पास ऑन कर देगा, यानी अल्टीमेट बर्डन जो है वो रिसिपिएंट पे आना है। ये इनडायरेक्ट टैक्स का फीचर है आपको, ओके, ये बात तो पता है। और दूसरी बात, कलेक्टेड एट मल्टीपल स्टेजेस। ओके, पुराने कुछ ऐसे टैक्स थे कि सिर्फ मैन्युफैक्चर पे लगा दो, आगे मत कलेक्ट करो, ओके, सिंगल पॉइंट टैक्स थे, लेकिन नहीं, यहां पे जो है ओके, जितना आगे सप्लाई होगा, बाय ऑफ सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, अरे आगे तो मैं ये पढ़ा होगा, आप अपने ब्रांच को स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हो यार, जो सेपरेटली रजिस्टर्ड है, तो वहां पे भी जीएसटी लगेगा मल्टीपल स्टेजेस से, जैसे मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से अल्टीमेट कंज्यूमर। ओके, हर स्टेज पे ये टैक्स लगते जाएगा, और जो भी आपने इनवर्ड पे टैक्स दिया उसका आपको क्रेडिट मिलते जाएगा। तो ये उसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स मैंने आपको समझाने की कोशिश की। वैल्यू एडेड टैक्स है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, ओके, सप्लायर देगा, कंज्यूमर पे पास ऑन होगा, मल्टीपल स्टेजेस पे कलेक्ट होगा। ये बिजनेस टैक्स है, आपके पर्सनल हॉबी या ओके पर्सनल एक्टिविटी पे नहीं लगता है, ओके, ये बिजनेस एक्टिविटी करोगे तो ही लगेगा, और इनपुट टैक्स का क्रेडिट पूरे चेन में आपको मिलते जाएगा। तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स हमने देखे रिगार्डिंग टू वैट। ये समझ में आया बेटा? ठीक है, तो आज जीएसटी करंट सिनारियो में, ध्यान से सुनिएगा, जीएसटी जो है करंट सिनारियो में कितने कंट्रीज में है? एक सवाल तो आता है कि कितने कंट्रीज में है। उसके बाद में क्या इंडिया में हम लेट हुए? वो तो है, वो लेट हुई। अगर हम देखें कि जीएसटी कौन कौन से कंट्री में, जीएसटी के अलग अलग टाइप के मॉडल्स कितने हैं, और इंडिया में हमने कौन सा मॉडल यूज किया, चलिए देखते हैं इसके ऊपर। अगर आप आओगे तो इंटरनल, सॉरी,
जीएसटी इन इंटरनेशनल सिनारियो, टेक्स्ट आपने पढ़ लेना, यहां पे फटाफट बता देता हूं। फर्स्ट कंट्री फ्रांस है, टोटल अभी 160 कंट्रीज में जीएसटी है, इससे भी ज्यादा हो सकता है। और यहां पे मैन्युफैक्चरर हो, होलसेलर हो, रिटेलर हो, सर्विस प्रोवाइडर हो, सिंगल रेट पे जीएसटी लगता है। ठीक है, ये हमने देखा रिगार्डिंग टू जीएसटी इंटरनेशनल सिनारियो। नेक्स्ट आएंगे मॉडल ऑफ जीएसटी। जीएसटी के यहां पे एक ऑस्ट्रेलियन मॉडल, एक कैनेडियन मॉडल और एक केलकर शाह मॉडल दिया था। और यहां ऑस्ट्रेलियन मॉडल में ऐसा था कि पूरा टैक्स सेंटर कलेक्ट करेगा और बाद में वो स्टेट के साथ शेयर करेगा। कैनेडियन मॉडल में यहां पे 3 वेरिएंट्स ऑफ टैक्सेस, अलग अलग टैक्सेस थे। और केलकर शाह मॉडल ने एक यहां सजेस्ट किया था नेशनल जीएसटी। नेशनल जीएसटी मतलब कि भाई एक पूरा टैक्स जो है एक ही नाम से लगा है जीएसटी, जैसे अभी हमने सीजीएसटी और एसजीएसटी इस तरह से लगा है। सीजीएसटी और एसजीएसटी इस तरह से लगा है। लेकिन केलकर कमेटी ने कहा ऐसे दो क्यों लगाते हो भाई, एक ही टैक्स लगाओ ना, जीएसटी ज्यादा अच्छा होगा। ज्यादा अच्छा होगा। तो अब इसका मैं आपको जोक बता दो, रियल केस है। 3 जुलाई 2017 की बात है, बड़ी मजेदार केस है। 3 जुलाई 2017 को जैसे बहुत ऐड किया गया जीएसटी, 1 नेशन 1 टैक्स 1 मार्केट। एक ही नेशन रहेगा, एक ही टैक्स रहेगा, वह एक मार्केट रहेगा। 3 जुलाई 2017 को मैं यहां पे रात को 8 साढ़े 8 बजे की बात है, एक रेस्टोरेंट में बैठा था और हमने ऑर्डर दिया। पर मैं देख रहा था कि बाजू में वेटर और एक कस्टमर जो था उनकी लड़ाई चल रही थी, लेडी कस्टमर थी, उनकी लड़ाई चल रही थी। मेरा ध्यान गया, और ध्यान इसलिए गया कि भाई वो जो बिल में नाम निकाल रही थी वो जीएसटी के बारे में। अब वो लेडी कह रही थी कि मोदी जी ने कहा है कि 1 नेशन 1 टैक्स, जीएसटी एक ही टैक्स लगेगा। आपने बिल में 2 टैक्स लगाया है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब 3 ही दिन हुए थे जीएसटी आकर, तो आपने बिल में 2 टैक्स लगाए सीजीएसटी। भाई 2 क्यों लगाए, जबकि मोदी जी ने कह दिया ना 1 नेशन 1 टैक्स, तो टैक्स जीएसटी लगना चाहिए, आप हमारे से लूट रहे हो। सीजीएसटी और एसजीएसटी। वेटर समझा रहा था कि नहीं मैडम ऐसा नहीं है। मैनेजर आया, मैनेजर ने कहा कि नहीं मैडम 2 टैक्स लगते हैं, सीजी और एसजीएसटी। शी सेड नो, मैं कंप्लेन कर दूंगी, मैं ऐसा कर दूंगी, आप हमारे से डबल टैक्स ले रहे हो। क्योंकि 1 नेशन 1 टैक्स पे मार्केट चलेगा। मैं सुन रहा था थोड़ी देर, फिर मैं गया कि मैंने कहा कि मैं सीए हूं और यहां पे आपको जो बिल में सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा है वो सही है टैक्स एक ही, पर ये 2 लोगों में बांटा जा रहा है। जब लेडी ने देखा कि भाई सीए और सीए समझा रहा है और को कह रहा है कि सही है, तो उसने मान लिया और टैक्स पे कर दिया। पर हाँ रियल देखा जाए तो जो लेडी कह रही थी वो एक था कि एक ही टैक्स लगाओ ना यार, क्यों कंफ्यूजन क्रिएट करते हो। नेशनल लेवल पे एक ही जीएसटी लगाया जाए। पर बेटा यहां पे ऐसा नहीं हुआ। इंडिया में आपको पता है कि ये ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जीएसटी हम ड्यूअल मॉडल में ला रहे हैं। इस थ्योरी को थोड़ा मैं इस तरह से समझाना चाहूंगा कि इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर है। ध्यान से देखिएगा, इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर है। मैं कभी थ्योरी ऐसी पढ़ता ही नहीं हूं कि 2 पिलो ले लो। मैं आपको कोशिश पूरी करूंगा और आपने मेरे साथ ये प्रैक्टिस जरूर करना। पढ़ने का मजा ही अलग होता है, मजा आता है पढ़ने में। क्या तो मैंने ये थ्योरी पढ़ के उसके छोटे छोटे चार्ट्स बना लिए, पॉइंट्स अलग कर दिए, मजा आ गया पढ़ने में। देखो ड्यूअल मॉडल ऑफ जीएसटी क्यों है, क्योंकि इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर है, गवर्न बाय 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल, स्टेट और लोकल अथॉरिटी। अब जहां तक देखा जाए तो टैक्स लगाने की पावर सिर्फ सेंट्रल के पास थोड़ी है, स्टेट के पास है। आज भी देखा जाए तो सेल्स टैक्स स्टेट के पास था, एक्साइज सेंट्रल के पास था, सब आप अपने टैक्स, लोकल बॉडी टैक्स ऑक्ट्रा यहां पे कॉर्पोरेशन के पास था। तो अलग अलग पावर है। तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को यहां कुछ धक्का ना पहुंचाते हुए, जैसे कीपिंग इन व्यू कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है, पावर बटी होनी चाहिए, फेडरल स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो ये फिस्कल फेडरलिज्म को ध्यान में रखते हुए इंडिया में ये डिसीजन लिया गया कि नहीं, हम जो जीएसटी लाएंगे वो ड्यूअल मॉडल में लाएंगे और दोनों स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स लगाने की पावर रहेगी। यानी सीजीएसटी और एसजीएसटी इस ड्यूअल मॉडल में यहां पे जीएसटी लगेगा। तो चलो अब थ्योरी देख लेते हैं कि भाई फेडरल कंट्री है इंडिया। रिस्पॉन्सिबिलिटीज बटी हुई है। और इस स्ट्रक्चर को, कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म को ध्यान में रखते हुए जीएसटी ड्यूअल मॉडल में लाया गया। और जब भी इंट्रास्टेट सप्लाई होगा तो यहां पे सीजीएसटी और एसजीएसटी
ओके, 2 टैक्स लगेगी, या यूटी जीएसटी ये टैक्स लगेगा। ओके, यूटी जीएसटी ये टैक्स लगेगा। ओके, तो यहां हमने ये देखा। अब देखो बेटा, एसजीएसटी और यूटी जीएसटी क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, अगर आपका स्टेट है और स्टेट में इंट्रा स्टेट होता है, जैसे महाराष्ट्र, ध्यान से देखिएगा, महाराष्ट्र, ओके, ये स्टेट लेजिस्लेचर है और यहां पे महाराष्ट्र में सप्लायर और रिसिपिएंट को सप्लाई होता है, तो 2 टैक्स लगते हैं कि भाई सीजीएसटी और एसजीएसटी। लेकिन आपका चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है और वहां पे इंट्रा स्टेट सप्लाई होता है, जैसा सप्लायर एंड रेसिपिएंट, और यहां पे इंट्रा स्टेट सप्लाई होता है, तो यहां पे सीजीएसटी और यूटी जीएसटी, ओके आई रिपीट, सीजीएसटी और यूटी जीएसटी ये 2 टैक्स लगते हैं, यानी एसजीएसटी की जगह यूटी जीएसटी लगता है। दैट्स ऑल। ओके, तो ये थोड़ा इसको हम आगे और पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ड्यूअल मॉडल ऑफ जीएसटी ये हमने डिस्कस किया। चलिए, ये आया आपको समझ में? चलिए आगे। अब थोड़ा मैं ये जो यूटी जीएसटी है ये कहां लगता है, एसजीएसटी कहां लगता है, इसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो चलिए देखते हैं। यहां पे लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, जैसे देयर इज अ सिंगल लेजिस्लेशन सीजीएसटी एक्ट, जहां तक बात सीजीएसटी की है, भाई इंडिया में कहीं पे भी ट्रांजैक्शन हो, सेंट्रल ने कह दिया कि 50% मेरा रहेगा, दैट्स ऑल। भाई कहीं पे 50% हमारा रहेगा, बाकी 50 जो है बांटा जाएगा, स्टेट मतलब स्टेट कलेक्ट करेगी, यूनियन टेरिटरी कलेक्ट करेगी। ओके, तो सिमिलरली यूनियन टेरिटरीज विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड है, लक्षद्वीप है, दमन दीव दादरा नगर हवेली है, लद्दाख है और चंडीगढ़ है, इस यूनियन टेरिटरी में कौन सा टैक्स लगता है, तो यूजीएसटी ये टैक्स लगता है। ओके, इस यूनियन टेरिटरी में यूटी जीएसटी ये टैक्स लगता है। नाउ दिल्ली और पुडुचेरी ऐसे 2 यूनियन टेरिटरी है। ओके, एंड जम्मू एंड कश्मीर, तीसरा जम्मू एंड कश्मीर have their own legislature and they pass their own SGST act. ओके, तो यहां पे टोटल 28 स्टेट है और 28 स्टेट में SGST एक्ट लगता है। थोड़ा इसको इलैबोरेट करता हूं। ओके, और आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, वो फिर से रिपीट करता हूं, तो इसके पहले जो मैंने आपको समझा उसको फिर से रिपीट करता हूं। चलिए यहां पे थोड़ा इस स्ट्रक्चर को देखते हैं, और ये इसका स्क्रीनशॉट के लिए मैं आपको टाइम दूंगा, आप स्क्रीनशॉट करें, और मैं आपको ये कहता हूं कि इस कोर्स में आपको जो भी मैं स्क्रीनशॉट दूंगा ये शेयर भी करूंगा बाद में, लेकिन आप जो है यहां पे घर पे ड्रॉ कीजिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। ओके, तो ही हम ये कोर्स विद इन टाइम कंप्लीट कर पाएंगे। मैं समझाऊंगा आपको सारी चीजें इन डिटेल, लेकिन आपको मेरे साथ एटलीस्ट घर पे 1 घंटा तो भी पढ़ना पड़ेगा। डन? चलिए यहां पे अगर हम बात करें यहां पे यूनियन टेरिटरी की, ठीक है, यूनियन टेरिटरी की बात करें तो देखो सारे स्टेट है यूनियन टेरिटरी, सारे स्टेट यूनियन टेरिटरी है, मतलब सिंगल इंडिया में आते हैं। लेकिन ऐसी यूनियन टेरिटरी जहां स्टेट लेजिस्लेचर दी है, यानी विधानसभा दी है, वो यूनियन टेरिटरी को स्टेट कहा जाता है। और उस स्टेट में जैसे महाराष्ट्र, एमपी, यूपी, राजस्थान, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये स्टेट है क्योंकि वहां विधानसभा दी है। ओके, वेस्ट बंगाल, तो अगर उस स्टेट में इंट्रा स्टेट होता है, इंट्रा स्टेट मतलब इनसाइड द स्टेट, तो उस केस में 2 टैक्स लगते हैं, और वो है सीजीएसटी और एसजीएसटी। और ये एसजीएसटी का रेवेन्यू उस स्टेट का होगा जहां डेस्टिनेशन पे सप्लाई हुआ है। तो ऐसे इंडिया में 28 स्टेट्स है, इंडिया में 28 स्टेट्स है जहां अगर इंट्रा स्टेट सेल होता है तो लगता है एसजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी यूनियन टेरिटरी है जहां स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है, टोटली गवर्न बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे चंडीगढ़ हुआ, अंडमान निकोबार हुआ, दीव दमन दादरा नगर हवेली हुआ, लद्दाख हुआ, कि जो स्टेट लेजिस्लेचर ही नहीं है, वहां स्टेट गवर्नमेंट बनती ही नहीं है, वहां जो है ओके पूरा
ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है। अगर आप चंडीगढ़ जाते हो और चंडीगढ़ में लोकल सेल होती है तो वहां पे एसजीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि वो यूनियन टेरिटरी है। वहां पे 50% सीजीएसटी और एसजीएसटी की जगह वहां यूटीजीएसटी लगेगा। तो 5 ऐसी यूनियन टेरिटरीज है जहां एसजीएसटी नहीं लगता है, वहां यूटीजीएसटी लगता है, क्योंकि वो स्टेट ही नहीं है तो एसजीएसटी बोलोगे कैसे, वो यूनियन टेरिटरी है, तो वो यूनियन टेरिटरी यूटीजीएसटी लगता है। अब आपका एक सवाल हो सकता है कि सर अगर यूनियन टेरिटरी गवर्न बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पे ऐसा स्प्लिट क्यों करती है, क्योंकि सीजीएसटी भी सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, यूटीजीएसटी भी सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू है। तो वो सिचुएशन में वहां जहां तक देखा जाए तो एक ही टैक्स लगा देना, नहीं नहीं, सीजीएसटी का पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, मतलब ये पैसा जहां तक देखा जाए तो वो इंडिया का पैसा माना जाता है, और यूटीजीएसटी का पैसा जो आएगा वो उस यूनियन टेरिटरी का फंड माना जाता है। इवन दो वो फंड गवर्नमेंट ही लेती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेती है, लेकिन उसी यूनियन टेरिटरी के लिए खर्चा किया जाता है। इसलिए अगर इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन टेरिटरी में अंडमान निकोबार में चले गए, वहां अगर वहां आपको एसजीएसटी नहीं दिखेगा, आपने वहां चॉकलेट खरीदी, वहां बिस्किट खरीदे, तो यूटीजीएसटी दिखेगा, और वो पैसा जो आएगा उसी यूनियन टेरिटरी के लिए यूज किया जाएगा। ओके, आई होप आपको ये समझा होगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, यहां जहां तक देखा जाए तो नेक्स्ट यूनियन टेरिटरी, ऐसी कुछ यूनियन टेरिटरी है, होती सारी यूनियन टेरिटरी, महाराष्ट्र भी यूनियन, सारी टेरिटरी यूनियन कर ली गई, महाराष्ट्र भी यूनियन टेरिटरी है पर स्टेट लेजिस्लेचर है। ओके, जहां तक देखा जाए ऐसी कुछ यूनियन टेरिटरीज है जहां कुछ एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट को दिया है, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल के पास है। दिल्ली बेस्ट एग्जांपल। ओके, यहां पे जहां तक है एजुकेशन स्टेट के पास है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट के पास है, लेकिन पुलिस सेंट्रल के पास है, सिक्योरिटी सेंट्रल के पास है। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में, ओके, ऐसे सिचुएशन में जहां तक देखा जाए तो वो यूनियन टेरिटरी में पार्टली स्टेट लेजिस्लेचर है और पार्टली यूनियन टेरिटरी, यानी कुछ गवर्नेंस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ऐसे 3 यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली, पुडुचेरी यानी पौंडीचेरी, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो ये 3 यूनियन टेरिटरीज जीएसटी लॉ में, कम ऑन, अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रहा हूं आपको, ये 3 यूनियन टेरिटरीज जीएसटी लॉ में स्टेट मानी जाएगी। फॉर जीएसटी पर्पज इट इज ट्रीटेड एज स्टेट, नॉट यूनियन टेरिटरी, इवन दो वहां पे पार्टली पावर स्टेट लेजिस्लेचर विधानसभा के पास है और पार्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, वो यूनियन टेरिटरीज है, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर होने की वजह से वो स्टेट माना जाएगा। इसलिए दिल्ली में यहां पे यूटीजीएसटी नहीं लगेगा। आप दिल्ली गए, दिल्ली में कुछ परचेस किया, लोकल परचेस किया आपने, इंट्रास्टेट सेल हुआ, तो वो सिचुएशन में सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, क्योंकि उसे स्टेट ही माना जाएगा। सेम फॉर पुडुचेरी, सेम फॉर जम्मू एंड कश्मीर। ओके, तो ये 3 स्टेट, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसलिए अगर एक सिंपल सवाल पूछा जाए तो एसजीएसटी लॉ कितने स्टेट में लगता है, तो 28+3, आई रिपीट 28+3 यानी 31 स्टेट में एसजीएसटी लॉ अप्लाई होता है, 5 स्टेट में यूटीजीएसटी होता है। सीजीएसटी तो सबको कॉमन रहेगा, सेंट्रल तो कहता है 50 मेरा बात खत्म, 50 स्टेट वाले एसजीएसटी वाले यूनियन टेरिटरी में यूटीजीएसटी में जाएगा और ये 3 स्टेट में एसजीएसटी में जाएगा। आई होप आपको समझा होगा। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि अब टोटल स्टेट जो हो जाएंगे वो 28+3 इस तरह से हो जाएंगे। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझा होगा। यस और नो? चलिए, तो अब जीएसटी ड्यूअल मॉडल में यहां पे आने के बाद जीएसटी लगता कैसे है? मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, होलसेलर। पहले ऐसा था दोस्तों, जैसा आपको एक बात बता दूं
कि मैन्युफैक्चरर एक्साइज वैट दे रहा है, आगे जो डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर, रिटेलर है, ये ट्रेडर थे तो इनको एक्साइज लगता नहीं था क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग करते नहीं थे, तो ये जो है सिर्फ वैट पे कर रहे हैं। ओके, वैट पे कर रहे हैं, लेकिन अब जीएसटी सबको समान मानता है, वन नेशन वन टैक्स और वन मार्केट। अब जीएसटी मैन्युफैक्चरर को अलग, सर्विस प्रोवाइडर को अलग, यहां पे ट्रेडर को अलग, ऐसा नहीं, कोई भी हो। ओके, अब सभी के ट्रांजेक्शन पे एक ही टैक्स लगेगा और वो टैक्स लगेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। कम ऑन, कौन सा टैक्स लगेगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी, अगर वो इंट्रास्टेट सप्लाई हो। समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे ये ट्रांजेक्शन दिया है बेटा, मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर को सेल किया जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर, ओके, और होलसेलर से रिटेलर आगे। तो यहां पे आपके पास बुक होगी या आपने प्रिंट आउट निकाल ली होगी, तो आप ये जो है जरूर यहां पे लिखिएगा। जैसे एग्जाम्पल, वैल्यू 1 लाख होगा, तो अब ऐसा नहीं कि एक्साइज लगेगा एंड वैट लगेगा एंड ऑक्ट्रा लगेगा एंड एलबीटी लगेगा, नो, दो ही टैक्स लगेंगे। अगर हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि इंट्रास्टेट सप्लाई है, इंट्रास्टेट सप्लाई है, तो ये सिचुएशन में लगेगा बेटा क्या? सीजीएसटी। समझ लो 18% रेट है, जीएसटी रेट में 18% ले लेता हूं, 18%, तो एट द रेट 9%, ओके, 9000 सीजीएसटी लगेगा, और एसजीएसटी एट द रेट 9%, तो ये 9000 यहां पे लगेगा। ओके, इस तरह से गुड्स पास ऑन हो जाएगा। आगे ये डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को सेल कर रहा है, और समझ लो वैल्यू जो है यहां पे हम वैल्यू ले तो वैल्यू 1,50,000 है, तो अकॉर्डिंगली सीजीएसटी आप कैलकुलेट कर लो 9%, और एसजीएसटी यहाँ पे एट द रेट 9%। ओके, तो जो भी अमाउंट आएगी वो अमाउंट आप कैलकुलेट कर लो, मेरे पास कैलकुलेट नहीं है, एक मिनट मैं मोबाइल में देख लेता हूँ। तो 1,50,000 इंटू 9% यानी 13,500 और 13,500, ये अब आपको सीजीएसटी और एचजीएसटी ही लगना है। डन। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मिस्टर सुरेश ऑफ राजस्थान, बंदा राजस्थान का है, सप्लाइड गुड्स और सर्विसेज ऑफ ₹20 लाख टू मिस्टर रमेश ऑफ राजस्थान, दोनों राजस्थान में है, यानी इंट्रास्टेट सप्लाई हुआ है। अगर ये इंट्रास्टेट सप्लाई हुआ है तो ये सिचुएशन में यहाँ पे सीजीएसटी और एचजीएसटी लगेगा। रेट 9% दिया है। फाइंड द फॉलोइंग टोटल प्राइस चार्ज बाय मिस्टर सुरेश। तो चलिए ओके लिखिए, बहुत ही सिंपल एग्जांपल जो आपके मटेरियल में दिया हुआ है मैंने इसमें लिया है। ओके, पहला लिखो आंसर में, कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्राइस चार्ज बाय मिस्टर सुरेश। वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज कितना है? 20,000। उसके बाद में CGST एट द रेट 9% और SGST एट द रेट 9%, तो ये आएगा 1800 और ये भी आएगा 1800, यानी 23,600। ये आपकी टोटल प्राइस। बड़ा लल्लू प्रॉब्लम था लेकिन ठीक है, बेसिक को आपको थोड़ा तो टाइम देना पड़ेगा सो दैट हम आगे बढ़ सकें। ओके, 23,600। सेकंड उन्होंने क्या पूछा? सेकंड उन्हें पूछा है हु इज लायबल टू पे जीएसटी। जीएसटी कौन देगा? तो मैं आपको कह दूं कि यहाँ पे जीएसटी जो है वो सप्लायर देगा, और सप्लायर इज सुरेश। बर्डन ठीक है रिसिपिएंट को जाएगा, पर गवर्नमेंट को कौन देगा? जब भी वर्ड आए जीएसटी में हु इज लायबल टू पे जीएसटी, तो सप्लायर, तो सप्लायर दैट इज मिस्टर सुरेश is liable pay GST to government। गवर्नमेंट को ये जीएसटी यहां पे सुरेश देगा। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम बेटा। डन।
चलिए, हमने ड्यूअल मॉडल देखा और ड्यूअल मॉडल में देखा कि CGST और SGST, ठीक है, दो टैक्स लगे। लेकिन इंडिया का एक आदत है, हम जब हमारे हिसाब से कुछ बनाते हैं तो अपना भी एक कुछ इन्वेंशन उसमें ऐड करते हैं। जितने भी कंट्री ने, अप्रोक्सीमेटली 160 कंट्रीज ने GST मॉडल यूज किया, किसी ने ऑस्ट्रेलियन मॉडल, कैनेडियन मॉडल, जो भी है वो यूज किया। लेकिन हमने ड्यूअल मॉडल, ठीक है कि भाई सेंट्रल और स्टेट, एक फ्लेवर हमारा भी ऐड किया, वो है IGST। कोई कंट्री में IGST कंसेप्ट नहीं, हमारे कंट्री में IGST है, हमारे कंट्री में IGST है। IGST यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और ये हमारा इन्वेंशन है। तो IGST का कंसेप्ट क्या है, चलिए देखते हैं। यहां पे IGST यूनिक फीचर इन इंडिया, ये हमारा पहली बात तो यूनिक फीचर है इन इंडियन GST लॉ। No other country has a concept of IGST which facilitate the seamless flow of input tax rate for all supplies following in or around the territory of India. IGST जो लगता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरस्टेट सप्लाई पे लगता है ऑफ गुड्स और सर्विसेज। और ये जो लगता है IGST इज अ टोटल ऑफ CGST टू SGST, ये स्प्लिट नहीं होगा। IGST पूरा ही सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बाद में उसको शेयर करेगी, ओके, अलोकेट करेगी। और कौन से स्टेट को जाएगा, डेस्टिनेशन स्टेट को जाएगा IGST। आ रही आपको बात समझ में? तो अब ऐसे सिचुएशन में ओके, यहां पे IGST जो है ये टोटल रहेगा और ये इंटरस्टेट सप्लाई के केस में अप्लाई होगा। अब मैं थोड़ा आपके साथ एक डिस्कशन करना चाहूंगा। देखिए यहां पे सप्लायर जो है, सप्लायर महाराष्ट्र में है और रिसिपिएंट जो है वो यूपी में है, रिसिपिएंट यूपी में, और सप्लायर गुड्स या सर्विस वाटर रेट में भी सप्लाई कर रहा है फ्रॉम महाराष्ट्र टू यूपी। ये ट्रांजैक्शन को इंटरस्टेट सप्लाई कहा जाएगा, ये ट्रांजैक्शन को इंटरस्टेट सप्लाई कहा जाएगा। और अगर ये इंटरस्टेट सप्लाई हो रहा है, लेट्स टेक एग्जांपल, इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे वैल्यू 1 लाख रुपीस है और इसके ऊपर IGST एट द रेट, पूरा रेट लगेगा 18% और 18,000 रहेगा। ये जो 18,000 है ये जाएगा कॉमन पोर्टल से आप पे करोगे और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा पूरा IGST 18,000, और ये 18,000 को अलोकेट किया जाएगा बिटवीन, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा आने के बाद वो अलोकेट किया जाएगा बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, बिटवीन सेंटर और स्टेट, ओके, दोनों में यहां पे अलोकेट किया जाएगा। आ रही बात समझ में आपके, सेंटर और स्टेट केस में। और ये कौन से स्टेट को दिया जाएगा, भाई ये पैसा कौन से स्टेट को दिया जाएगा, तो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि ये जो पैसा है, ठीक है, ये दिया जाएगा यूपी गवर्नमेंट को, ये दिया जाएगा यूपी गवर्नमेंट को यहां पे, ठीक है। और जहां तक ये इनवॉइस में बर्डन पास ऑन हो जाएगा रिसिपिएंट को। रिसिपिएंट का ये इनवर्ट सप्लाई है जिसकी वैल्यू हमने अभी कहा 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए, और IGST लग के आएगा, IGST लग के आएगा 18,000। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। रिसिपिएंट जो है, पहले तो ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, इसलिए अल्टीमेट डेस्टिनेशन गुड्स का और सर्विस का यूपी है, इसलिए यूपी गवर्नमेंट को ये पैसा बांटा गया, 18,000 में से अपोर्शन किया जाएगा इनको और इसको दिया जाएगा। अब समझ लो ये जो रिसिपिएंट है ये भी बिजनेसमैन है, ध्यान सुनिएगा, ये भी बिजनेसमैन है और इसने जो भी गुड्स खरीदा ये आगे सप्लाई कर रहा है, लोकल यानी आगे यूपी में बेच रहा है, इंट्रास्टेट कर रहा है। अगर आगे ये इंट्रास्टेट यूपी में कर रहा है तो ये सिचुएशन में ध्यान से सुनिएगा, और मैं आपको एक कहना चाहूंगा,
एक नोटबुक रखिएगा अपने साथ, रफ नोटबुक। जो भी मैं लिखता हूं आप मेरे साथ लिखते जाइएगा मेरे स्पीड में। जितना एक्टिवली आप मेरे साथ इन्वॉल्व रहोगे उतना आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। ओके, सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग ट्रिमेंडस लेवल पे बढ़ेगी। ये तो बेसिक चालू है, लेकिन मैं जब आपको एडवांस लेवल पे लेके जाऊंगा तो तब आपका कंसंट्रेशन बहुत चाहिए। ओके, फिर से कहता हूं, एक हर चीज में यहां पड़ा होगा, रिपीटेशन ज्यादा नहीं होगा, रिपीटेशन ज्यादा नहीं होगा। आपको मेरे साथ फोकस रखना है इस कोर्स में, ठीक है। तो अब यहां पे, और मैं ज्यादा आपका टाइम भी वेस्ट नहीं करूंगा, मैं बहुत ही यहां पे जितना आपको रिक्वायर्ड है, ओके, जितना सफिशिएंट है, ओके, जितना डिटेल में हम कुछ कंसेप्ट में जा सब कुछ पढ़ा होगा, पर टारगेट ये होगा कि विद इन टाइम हमें सब कुछ खत्म करना है। आर यू रेडी फॉर दैट? यस और नो? हाउस द जोश? बोलिए, जो भी मेरे से कनेक्टेड है बोलिए यस सर। चलो, इंट्रास्टेट सप्लाई। अब समझ लो आपने महाराष्ट्र से माल खरीदा यूपी में, और यूपी में बेचा जा रहा है वो यहां पे 2 लाख रुपए में। तो जब इंट्रास्टेट सप्लाई होगा तो इसके ऊपर लगेगा सीजीएसटी और इसके ऊपर लगेगा एसजीएसटी। समझ लो 9% और 9%, यानी यहां पे 18,000 और 18,000, 18,000 और 18,000। अब मेरा पहला सवाल, देखता हूं आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग कितना क्लियर है। ओके भाई, क्यों? देखो, मैं कहूंगा कि आप जितना एक्टिवली मेरे साथ इन्वॉल्व होगे उतना मजा आएगा। आंसर सिर्फ 1-2 लोगों से नहीं चाहिए, आंसर मुझे सारे लोगों से चाहिए। डन? अब मैं सवाल क्या पूछ रहा हूं आपसे? सवाल ये पूछ रहा हूं कि ये सीजीएसटी और एसजीएसटी यानी 36,000 का पेमेंट के लिए क्या मैं आईजीएसटी जो मेरे इनवर्ट पे महाराष्ट्र से जब मैंने माल खरीदा इनवर्ट पे लग के आया, क्या इसका मैं आईटीसी ले सकता हूं क्या? ये 2 पेमेंट करने के लिए क्या आईजीएसटी का आईटीसी मुझे सीजीएसटी और एसजीएसटी पेमेंट के लिए मिलेगा क्या? दोनों के लिए। यानी मेरा टोटल आउटपुट टैक्स आ रहा है 36,000, उसमें से 18,000 रुपए मेरे परचेसेस पे लग गया है। अगर उसका क्रेडिट मिल जाए तो मजा आ जाएगा। क्या मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा तो एम लिखिएगा और नहीं मिलेगा तो एनएम लिखिएगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा? बोलिए फटाफट। मिलेगा तो एम, नहीं मिलेगा तो एनएम लिखिएगा। मिलेगा, बिल्कुल सही। हाँ, ये तो बेसिक है यार, यही नहीं पता तो फिर तुमने इंटर में कुछ भी नहीं किया। ठीक है, फिर मैं आपको, अगर ऐसी बेसिक चीजें नहीं पता तो फिर तो मैं आपको कहूंगा कि फिर आप इनडेप्थ कोर्स लो। चलिए, तो अब यहां पे बिल्कुल मिलेगा। पर मेरा एक सवाल है, और वो ये सवाल है कि यूपी, ये जो एसजीएसटी है, चलो मेरे को अब मेरा आपसे एक सवाल है कि ये जो एसजीएसटी है ये कौन से गवर्नमेंट का रेवेन्यू है? यहां जो इंट्रा में एसजीएसटी लगा है ये कौन से गवर्नमेंट का रेवेन्यू है? ऑब्वियसली ये यूपी गवर्नमेंट का रेवेन्यू है भाई। ओके, ये यूपी की सेल है तो ये यूपी गवर्नमेंट का रेवेन्यू है। अब सवाल देखो, आईजीएसटी, अब मैं आपको लॉजिक बताऊंगा कि ये आईजीएसटी जो है ये यहां पे जो आईजीएसटी 18,000 रुपए, यानी महाराष्ट्र के सप्लायर ने जो 18,000 रुपए, महाराष्ट्र के सप्लायर ने 18,000 रुपए आईजीएसटी फॉर्म में जो गवर्नमेंट को दिए, वो गवर्नमेंट महाराष्ट्र को कुछ भी ना देते हुए, इवन दो सेल महाराष्ट्र से हुआ, कुछ भी ना देते हुए उसका जो अलोकेशन करेगी स्टेट वाला पोर्शन वो यूपी को करेगी। ऐसा गवर्नमेंट क्यों कर रही है? इसलिए क्यों? क्योंकि अगर ये आईजीएसटी का स्टेट वाला पोर्शन यूपी को मिलेगा, यानी ये 18,000 का यूपी को मिलेगा, तो यूपी आगे अपने रेवेन्यू से उसका सेट ऑफ देगा, क्योंकि ये एसजीएसटी यूपी गवर्नमेंट का रेवेन्यू है। सुन रहे हो आप? ये एसजीएसटी यूपी गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, और ये जो यूपी गवर्नमेंट को मिलने वाला है, यूपी गवर्नमेंट एसजीएसटी से सेट ऑफ तभी देगी जब उसको आईजीएसटी का कुछ मिला होगा। अगर ये आईजीएसटी का रेवेन्यू महाराष्ट्र के साथ शेयर हो जाए, सुनिए, अगर ये आईजीएसटी का रेवेन्यू महाराष्ट्र को दे दिया जाए तो फिर यूपी बोलेगी आहा, ओके, आईजीएसटी का रेवेन्यू उसके यहां,
ओके उसके और सेट ऑफ मैं दूं, आईटीसी मैं दूं मेरे रेवेन्यू से, ये पॉसिबल ही नहीं था। आईटीसी की चेन यहां पे ब्रेक हो जाती थी अगर महाराष्ट्र को दिया जाता था। वोल वैट वोल जीएसटी का ऑब्जेक्टिव हैम्पर हो जाता था। ऐसे कैसे हो सकता है? इसीलिए जीएसटी का ये बेस था कि कोई भी स्टेट से अगर सप्लायर है अदर स्टेट में, तो वो केस में यहां पे जो आईजीएसटी आएगा वो आईजीएसटी का रेवेन्यू सेलर स्टेट के साथ नहीं, ओके यहां जो डेस्टिनेशन स्टेट है उसके साथ शेयर किया जाएगा। समझा होगा? जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ कनेक्टेड है, समझा होगा तो कहिए यस, वाई टाइप कीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये कंसेप्ट समझा। इसलिए जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। अब आवाज क्लियर आ रही है बेटा? सॉरी, यहाँ पावर कभी कभी यहाँ फ्लिप हो जाती है। अगर हमारे सेशन में कभी ऐसा हुआ तो डोंट वरी, आप कनेक्टेड रहना, मैं वापस आ जाऊंगा। ओके जब आगे भी हम जब इनक्रिप्टेड सॉफ्टवेयर में सेशन चलाएंगे तो कभी अगर ऐसा हुआ तो डोंट वरी, आप कनेक्टेड रहना। चलिए एक बार फिर से कहता हूं, महाराष्ट्र से एक बार फिर से, बस इसके बाद रिपीट नहीं होगा, फिर से समझ लो। महाराष्ट्र से सेल हुआ यूपी में, आईजीएसटी लग के आया। ये आईजीएसटी का पेमेंट जो सेलर ने इनवॉइस दिया उसका पेमेंट उसने गवर्नमेंट को कर दिया 18%। ओके उसके बाद में ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद में जो यूपी का बंदा था उसके परचेसेस पे इनवर्ड सप्लाई पे 18,000 आईजीएसटी लग के आया। अब वो लोकल सेल कर रहा है जिसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी, या आपने पढ़ा है कि आईजीएसटी का आईटीसी सीजीएसटी और एसजीएसटी में मिलता है, इस पे डिस्कशन ही नहीं चल रहा है। मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं कि ये जो 18,000 रुपए आईजीएसटी के है, इसमें का जो स्टेट वाला पोर्शन है वो स्टेट वाला पोर्शन महाराष्ट्र को नहीं दिया गया, वो यूपी को दिया गया। इवन दो सेल महाराष्ट्र से हुई पर महाराष्ट्र को नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया उसका लॉजिक बता रहा हूं। ओके आपको ये क्रेडिट के बारे में और ये लॉजिक आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, बस आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूं। ये महाराष्ट्र को इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि अगर ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 18,000 रुपए कलेक्ट किए और यूपी को कुछ नहीं दिया जाता और पूरा महाराष्ट्र को दे दिया जाता स्टेट वाला पोर्शन, तो यूपी गवर्नमेंट कहती कि ये जो एसजीएसटी आगे आगे जो सेल हो रहा है और एसजीएसटी लग रहा है वो तो हमारा रेवेन्यू है, और उसमें अगर पूरे आईजीएसटी का क्रेडिट यानी ये आईजीएसटी का क्रेडिट एसजीएसटी में भी अगर आ जाए तो बात ये हुई कि पैसा महाराष्ट्र को गया और क्रेडिट मैं दूं। ये क्या लॉजिक बैठता है? क्योंकि आपने मेरे को पैसा दिया क्या? नहीं, आपने महाराष्ट्र को दिया। अगर आपने महाराष्ट्र को दिया तो मैं क्यों आगे के ट्रांजैक्शन में मैं क्यों सेट ऑफ दूं एसजीएसटी से स्पेशली? इसलिए ये चेन ब्रेक हो जाती थी अगर सेलर स्टेट को पैसा जाता। इसलिए ये इसका बेस प्रिंसिपल ये रखा गया कि नहीं, जो भी आईजीएसटी का पैसा आएगा इसमें जो स्टेट वाला पोर्शन है वो डेस्टिनेशन स्टेट को दिया जाएगा, सो दैट अगर इसको पैसा मिलेगा तो ये आगे सेट ऑफ देगा, नहीं तो सेट ऑफ देने का सवाल ही नहीं आता है। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके इसलिए ये रेवेन्यू शेयरिंग इस तरह से फिक्स किया गया है। आपको बात समझ में आई? यस और नो? ये मैंने रिपीट करके आपको समझाया। तो ये हमने आईजीएसटी के बारे में कुछ यूनिक फीचर पढ़े, ठीक है। नहीं बेटा, आपको एग्जाम में देखो, आपके दिमाग में सवाल आ सकता है कि सर एग्जाम में भी हमको आईजीएसटी ऐसा सेपरेट करके बताना है कि नहीं नहीं नहीं, आपको कुछ नहीं करना है।
ये तो सब गवर्नमेंट करेगी, आपको तो सिंपल कैलकुलेशन, इंट्रा होगा तो सीजीएसटी एसजीएसटी और इंटर होगा तो आईजीएसटी, बात खत्म। आपको नहीं करना है ये ओके आईजीएसटी को बाइफरेगेट कर दो, ये वाले स्टेट को दो, वो वाले स्टेट को दो, ना मुन्ना ना, ऐसा मत करना, ठीक है। चलिए अब बेटा यहां पे हमने जीएसटी का स्ट्रक्चर कैसा होगा, जीएसटी के प्रिंसिपल्स कैसे होंगे, मॉडल कैसा होगा, ड्यूअल मॉडल में लाया गया, उसके साथ हम इंटरस्टेट सप्लाई करते हैं तो आईजीएसटी लगाया गया, ये सारी बातें तो पढ़ ली। लेकिन फिर इस सवाल ये है कि सर जो आपने बेस बताया था, ओके बेस बताया था कि जीएसटी जो है, जो कोई भी टैक्स अगर इंडिया में लगाना है तो उसका सोर्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए। तो सर जीएसटी लगाने की अथॉरिटी जो है कॉन्स्टिट्यूशन में कहां दी है, कौन से एंट्री में दी है? क्या हमने विदाउट एंट्री टैक्स लगा दिया? नहीं बेटा, चलो इसके बारे में बात करते हैं। डिसीजन ये लिया गया था कि जब हम जीएसटी लगाएंगे, क्योंकि इसके लिए बहुत डिस्कशन हुआ, तो जीएसटी के लॉज अलग अलग नहीं बनेंगे। मतलब सेंट्रल अपना अलग लॉ बना रहा है, स्टेट अपने हिसाब से अलग लॉ बना रहा है, ऐसा अलग नहीं बनेंगे। क्योंकि अगर अलग अलग लॉ बनाने हैं तो फिर फायदा क्या? जो एग्जिस्टिंग एक्साइज सेल्स टैक्स चल रहा है उसको लेते हैं। हमें वन नेशन वन टैक्स के प्रिंसिपल पे आना है, ठीक है। हम एक जीएसटी नहीं लगा सकते क्योंकि फेडरल मैकेनिज्म है हमारे यहाँ, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ये रिक्वायरमेंट को पूरी करनी पड़ेगी। इसलिए हमें ओके दो लॉ बनाने पड़ेंगे सेंट्रल और स्टेट के। पर क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि ये दोनों लॉ सेम पॉलिसी पे बनाया जाए, वर्ड टू वर्ड सेम बनाया जाए, बस अलग अलग सभा में पास करना है, एक लोकसभा में और एक विधानसभा में, पर ओके प्रोविजन वर्ड टू वर्ड सेम हो, रूल्स रेगुलेशन वर्ड टू वर्ड सेम हो, साथ में डिसीजन लिया जाए, साथ में कॉमन पॉलिसी बनाया जाए, साथ में रेट फिक्स किया, कॉमन रेट फिक्स किया जाए। क्या ऐसा नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। और 16 साल लग गए सारे स्टेट को, सेंट्रल को साथ में लाके कॉमन पॉलिसी पे लॉ बनाने के लिए। इसके लिए काउंसिल भी बनाया गया जिसे कहा गया जीएसटी काउंसिल। एक महापरिषद बनाएगी ओके, जो प्रेसिडेंट के अंदर बनाएगी, और ओके ये जो काउंसिल में सेंट्रल और स्टेट साथ में मिलकर पॉलिसीज डिसाइड करेंगे और वो पॉलिसी फिर सीजीएसटी एक्ट और एसजीएसटी एक्ट में लागू की जाएगी। इसलिए अगर आप सीजीएसटी लॉ पढ़ रहे हो तो आपको एसजीएसटी पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि 31 स्टेट्स के इवन तो एसजीएसटी लॉ पास हुए होंगे, लेकिन यूटीजीएसटी लॉ पास हुए होंगे, पर एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड जो सीजीएसटी लॉ है वही एसजीएसटी लॉ है। जो नोटिफिकेशन सेंट्रल में जाएगा सेम डे स्टेट में आएगा, सेम डे यूनियन टेरिटरी में आएगा, जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन पे। तो ऐसे सिचुएशन में बेटा यहां पे डिसाइड हुआ कि कॉमन पॉलिसी पे लाना है। पर एक चैलेंज गवर्नमेंट के सामने क्या था? गवर्नमेंट के सामने ये चैलेंज था कि हम जो कॉमन इस पे लॉ ला रहे हैं, ये जो इसमें हम सोर्स एंट्री क्या ले, क्योंकि आर्टिकल 246 शेड्यूल 7 इसमें 3 लिस्ट थी। लिस्ट 1 कॉल्ड एज यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 कॉल्ड एज स्टेट लिस्ट और लिस्ट 3 कॉल्ड एज कॉन्करेंट लिस्ट। ये 3 लिस्ट में से, ध्यान से सुनिएगा, ये 3 लिस्ट में से कौन सी लिस्ट जीएसटी बनाने की अथॉरिटी देती है? तीनों में से कोई भी नहीं देती है। ओके देखो आपके आगे के क्वेश्चंस प्लीज अभी मत पूछे। जैसे आपके दिमाग में आता है, आ सकता है असेट पे जीएसटी आ सकता है क्या, ईवे बिल तो अलग अलग है। मेरी रिक्वेस्ट है, हम बहुत बेसिक लेवल पे है। ओके चलो 99% भी कॉमन चले जा रहे तो अच्छी बात है। लिख के रखो, क्वेश्चन पूछना आपके राइट से बिल्कुल पूछना चाहिए, और वाई तो ऑलवेज पूछना चाहिए। लिख के रखो, और मैं अगर कहूँ कि आपको मैं आगे इसके आंसर्स दूंगा तो अकॉर्डिंगली, पर लिख के रखो आपके क्वेश्चन। तो देखिए बेटा, अब मैं आपको ये कह दूं कि यहां पे लिस्ट 1, लिस्ट यूनियन लिस्ट जो है वो सिर्फ सेंट्रल को पावर देती है टैक्स लगाने की, लिस्ट 2 सिर्फ स्टेट को देती है, और लिस्ट 3 कॉन्करेंट लिस्ट ये दोनों को देती है।
लेकिन दोनों अलग अलग लॉ बनाएंगे, मिलकर नहीं बनाएंगे। आज तक इंडिया में कभी ऐसा नहीं हुआ। ओके, आज तक इंडिया में ऐसा नहीं हुआ कि जहां दोनों ने मिलकर एक जैसा लॉ बनाया। हाँ, एक टॉपिक पे दोनों ने अपने अलग अलग बनाए, टेररिज्म, एजुकेशन, सेंट्रल पॉलिसी अलग है, स्टेट पॉलिसी अलग है, पर मिलकर नहीं बना रहे। ये मिलकर बनाना था, तभी तो हम कह सकते थे कि वन नेशन वन टैक्स। क्यों? क्योंकि आपने ऑफिस में वर्क किया होगा तो पोर्टल सेम है। सीजीएसटी, एसजीएसटी का अलग अलग पोर्टल पे, जीएसटीएन पोर्टल नहीं होते, एक ही पोर्टल पे पेमेंट करना है। रिफंड कॉमन आने हैं, पेमेंट कॉमन आने हैं, स्क्रूटिनी कॉमन होनी है, नोटिस कॉमन जाना है, ये सारे कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाने थे। तो ऐसे केस में ये डिसाइड हुआ कि आर्टिकल 246 कोई काम का नहीं है, तीनों लिस्ट कोई काम की नहीं है, जीएसटी को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती है। हमें संविधान में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा और नई एंट्रीज लानी पड़ेगी जिसके थ्रू हम जीएसटी लगाने की पावर दे सके और इंडिया में जीएसटी लॉ बन सके। तो फिर ये नई एंट्री कौन सी है? चलिए देखते हैं। ये जो मैंने डिस्कस किया कि फेडरल स्ट्रक्चर था, आर्टिकल लिस्ट 1, 2 और 3 ने हेल्प नहीं किया। ओके, लिस्ट 1, 2 और 3 ने हेल्प नहीं किया। ओके, और न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस लानी पड़ी। आर्टिकल 246A, आर्टिकल 246A क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। और न्यू आर्टिकल इज स्टार करना, क्वेश्चन आ सकता है। ओके, न्यू आर्टिकल इज इंट्रोड्यूस फॉर लीवी ऑफ जीएसटी, जिसके सब आर्टिकल 1 सब आर्टिकल 2 है। यहां पे देखो वो क्या कहते हैं, नॉट विस्टैंडिंग टू एनीथिंग कंटेन इन आर्टिकल 246 एंड 254। 246 में कुछ भी कहा, अब हम जो कहेंगे वो ओवर राइडिंग होगा। अगर हमारे लेमैन लैंग्वेज में कहे तो 246 लिस्ट 1, 2 और 3 में घंटा कुछ बोला होगा, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। आर्टिकल 246 से कहता है मैं जो बोलूंगा वही होगा, और वो क्या होगा, पार्लियामेंट एंड वर्ड है, सब्जेक्ट टू क्लॉज 2, लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट। एंड वर्ड मतलब दोनों मिलकर, पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर दोनों मिलकर, आज तक ये पावर नहीं थी। Okay, has power to make the law in respect of goods or services tax imposed by union or by such state। मतलब इंडिया के सारे गुड्स और सर्विसेज पे टैक्स लगाया जाएगा और दोनों मिलकर लगाएंगे, दोनों मिलकर लगाएंगे, साथ में मिलकर लगाएंगे। चले साथ में मिले और ओके यहां पे टैक्स लगाए। यहां पे सब आर्टिकल 2 कहता है Parliament has exclusive power to make the law in respect of goods or service tax, okay, for supply of goods or service in case of interstate। देखो, बात अगर इंट्रा की होगी तो दोनों मिलकर लगाएंगे, लेकिन इंटरस्टेट होगा तो वो पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। मतलब आईजीएसटी का लॉ पार्लियामेंट बनाएगी, कलेक्शन पार्लियामेंट करेगी। हाँ, बाद में वो स्टेट के साथ बांटेगी, वो बात अलग है, स्टेट के साथ बांटेगी वो बात अलग है, बाद में बांटेगी, लेकिन उसमें स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा। सभी पॉलिसी सेंट्रल से बनेगी। और मैं आपको बता दूं क्या, जो जीएसटी काउंसिल में डिसाइड होता है वही सीजीएसटी में, एचजीएसटी और आईजीएसटी में होता है। ओके, यानी क्योंकि हमें कॉमन लॉ चलाना है, लेकिन कलेक्शन सेंट्रल के पास आएगा और बाद में वो स्टेट में बांटा जाएगा। इसलिए इंटरस्टेट का अगर मामला होगा, ध्यान सुनिएगा, इंटरस्टेट का मामला होगा तो पार्लियामेंट के पास ही ये पावर दी गई है। चलिए ये एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, provision of this article shall in respect of goods or service referred in clause 5 of 279A take effect from a date of recommendation by GST council। मतलब क्या, और 279A5 में ओके यहाँ पे ये कुछ आर्टिकल्स दिए हैं और इस आर्टिकल पे सिंपल वर्ड में समझाना चाहूंगा। सिंपल वर्ड में ये है कि इंडिया में जब जब भी कोई गुड्स और सर्विसेज का सप्लाई होगा उसके ऊपर जीएसटी लगेगा और इसकी सोर्स एंट्री है आर्टिकल 246A। लेकिन इन गुड्स पे, वर्डिंग्स के इसमें मत जाओ, सिंपल वर्ड में समझ लो, ये गुड्स पे जब तक जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशन ना दे तब तक जीएसटी में नहीं आएगा। मतलब इनके ऊपर जो एग्जिस्टिंग टैक्स है वो ही कंटिन्यू हो गया। ये आपको याद है, पेट्रोलियम क्रूड ओके यानी रॉ पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, सेकंड हाई स्पीड डीजल मतलब डीजल, मोटर स्पिरिट मतलब पेट्रोल, नेचुरल गैस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल। यानी 1 ओके मैं कहूं तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये
5 एविएशन टर्बाइन फ्यूल। एविएशन टर्बाइन फ्यूल इसको आगे मैं एटीएफ भी कहूंगा, ये स्पेशली एयरक्राफ्ट के लिए यूज किया जाता है। ये 5 एटम पे फिलहाल जीएसटी नहीं लगेगा, ये जीएसटी में नहीं आएंगे। ये 5 एटम जब तक जीएसटी काउंसिल रिकमेंड नहीं करता है तब तक जो एग्जिस्टिंग टैक्सेस थे 2017 के पहले, कौन से थे, एक्साइज, वैट, सीएसटी, उसमें ही रहेंगे। मतलब क्या एक्साइज लॉ कंप्लीटली ओमिट हो गया? नहीं। क्या यहां पे वैट, सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स कंप्लीटली ओमिट हो गया? नहीं। आज भी ये 5 प्रोडक्ट पे मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज लगता है, और सेल्स पे अगर इंट्रा होगी तो वैट लगता है, और इंटरस्टेट होगा तो सीएसटी लगता है। आज भी वो टैक्सेस इनके ऊपर लगेंगे। तो ये ओके, जीएसटी के लिए नॉन टैक्सेबल गुड्स माना जाएगा, नॉन टैक्सेबल सप्लाई माना जाएगा। ओके, अब मेरा आपसे एक सवाल है, क्या उन्होंने ये कहा है कि पेट्रोल डीजल कभी जीएसटी में नहीं आएगी, या ये कहा है कि वो तब आएंगे जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा? तो वो कहते हैं कि ये जीएसटी के स्कोप में तब आएंगे जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा। तो चलो इसके नीचे कुछ इंपॉर्टेंट नोट लिख लो। इंपॉर्टेंट नोट लिख दो। चलो यहां पे पहला नोट लिखो, पहला नोट लिखो यहां, these are also called as non taxable supply. These are also called as non taxable supply, मतलब जीएसटी में वो नॉन टैक्सेबल है। सेकेंड लिखो, these goods are subject to excise और वैट और सीएसटी, जो भी एग्जिस्टिंग टैक्सेस थे वो इसके ऊपर लगेंगे, जो भी एग्जिस्टिंग टैक्सेस थे वो इसके ऊपर लगेंगे। ठीक है, चलिए। तो हमने आर्टिकल 246 ए देखा, और आर्टिकल 246 ए में हमने यहां याद रखने लायक कौन से कि 5 ऐसे आइटम, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल, 5 ऐसे आइटम्स है कि जिसके ऊपर फिलहाल जो है यहां पे जीएसटी नहीं लगता है। ओके, इसके ऊपर एग्जिस्टिंग टैक्सेस यानी एक्साइज, वैट और सीएसटी लगेगा। डन। चलो चलिए दोस्तों, तो आज का सेशन यहीं रोकेंगे, और आपको हाँ, इसके आगे का डिस्कशन हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। इसके आगे का डिस्कशन हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब आपके डाउट्स ले लेता हूं। सर, ईवे बिल की प्रोविजन अलग अलग कैसे फॉर अप्लीकेबिलिटी? तो मैं आपको कह दूं बेटा, कुछ प्रोविजंस अलग अलग है जो एडमिनिस्ट्रेशन है, अदरवाइज 99.99% लॉ सेम है। सर, एग्जाम मई 22 है, तो क्या ये कोर्स चलेगा क्या? पर आप डिसीजन लो बेटा, क्योंकि ये जो है कोर्स अप्रोक्सीमेटली 15 मई के आसपास तक चलेगा। और आपके कोई डाउट्स?
ठीक है, सबसे पहले तो ये बता दूं कि आप टेलीग्राम लिंक में सर जो भी आप मार्किंग कर रहे हो या चार्ट्स बना रहे हो उसकी पीडीएफ मिल सकती है क्या? चार्ट्स की तो मिल जाएगी बेटा पीडीएफ, बाकी मार्किंग की मैं आपको थोड़ा बताऊंगा। सर लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो पा रहा है। आप वैभव लाइव स्ट्रीमिंग किस में कर रहे हो बेटा? अभी सॉफ्टवेयर में नहीं चलेगा, सॉफ्टवेयर में मैंने अभी चालू ही नहीं किया बेटा, अभी तो यूट्यूब पे दे रहा हूँ। सॉफ्टवेयर में मैं परसों से दूंगा, थर्ड लेक्चर से दूंगा सॉफ्टवेयर में। यूट्यूब पे भी नहीं हो रहा है क्या आपका? हाँ हमारा 15 मई तक तो खत्म हो जाएगा बेटा, 10 to 15 मई तक सिलेबस खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपको कस्टम्स की ऑलरेडी मैं रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूंगा। सॉफ्टवेयर में आप डिवाइस चेंज कर सकते हो, आपको वो पूरा हेल्प मिल जाएगा मेरी टीम से। आप बस एट ए टाइम एक डिवाइस में आप देख सकते हो। चलिए मैं आपको कह दूं कि टेलीग्राम लिंक में थोड़ा प्रॉब्लम जा रहा है, इसलिए टेलीग्राम लिंक आप मोबाइल से कनेक्ट कीजिएगा, आपके डेस्कटॉप या लैपटॉप से नहीं, मोबाइल से कनेक्ट करो टेलीग्राम लिंक। दूसरी बात, थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, आपके टेलीग्राम लिंक में दूसरे कोई बैच का टेलीग्राम लिंक आ गया था, तो थोड़ी यहाँ गड़बड़ हो गई थी। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आपके टेलीग्राम गेम का टाइटल देखना जिसमें ब्रैकेट में ईओ लिखा होगा, मतलब एग्जाम ओरिएंटेड लिखा होगा, वो आपका सही ग्रुप है। ओके, अगर आप गलती से दूसरे ग्रुप में अगर ज्वाइन होगे तो वहां से एग्जिट हो जाओ और ईओ जो है उस टेलीग्राम लिंक में आप ज्वाइन हो जाओ, ठीक है? एक स्वरूप का क्वेश्चन है कि सर इन केस ऑफ आईजीएसटी सेलर, सेलर का तो सवाल ही नहीं है। सेलर्स गवर्नमेंट यानी महाराष्ट्र गवर्नमेंट को बेनिफिट नहीं है। सेलर को तो अपना ट्रांजैक्शन करो आईजीएसटी का और उसको क्रेडिट मिल जाएगा, हम आगे देखेंगे। पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट को उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, इवन दो महाराष्ट्र से वो सेल हुआ। नहीं नहीं बेटा वैभव, अभी तक सॉफ्टवेयर में मैंने चालू किया ही नहीं है, सॉफ्टवेयर में ट्राई मत करो। मैं कौन से लेक्चर से ट्राई करना मैं बता दूंगा आपको। टेलीग्राम लिंक ओपन नहीं हो रही है? एक बार बेटा टेलीग्राम रीइंस्टॉल करके करो, क्योंकि मेरे पास भी दूसरा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, फिर से कहता हूँ कि टेलीग्राम लिंक कुछ कल गड़बड़ हो गई थी, दूसरे बैच का आपको शायद व्हाट्सअप भी आया होगा, तो दूसरे बैच का आया होगा टेलीग्राम लिंक का। तो वापस आज मैंने अपडेट किया हुआ है, वो टेलीग्राम लिंक जो मैंने अपडेट की है आपके लॉगिन में आज, वो टेलीग्राम लिंक प्रॉपरली ज्वाइन करो। टाइटल रहेगा आईडीटी रेगुलर ईओ बैच, ईओ वर्ड आपको दिखना चाहिए। यूट्यूब पे क्लासेस जो रहेंगे, यहाँ पे 3 से 4 लेक्चर्स आएंगे। पेमेंट में इशू है तो मैं आज चेक करता हूँ कि क्या इशू आ रहा है बेटा पेमेंट में। नहीं नहीं मेल से नहीं, व्हाट्सएप पे आया होगा, पर आप आपके लॉगिन में जाओ, आपके बैच का टेलीग्राम लिंक आपके लॉगिन में मिलेगा, वो एक बार चेक कीजिएगा। हाँ, और ये कह दूँ कल क्लास नहीं है, क्लास हमारा अब जो लाइव स्ट्रीमिंग में कर रहा है क्लास, तो कल क्लास नहीं है, परसों होगा हमारा क्लास। बाकी जो ऑनलाइन डाउनलोड पीडी रहे वो तो कभी भी डाउनलोड करो, अपने हिसाब से देख लो। ईओयू किस में बेटा?
चलिए, तो यहाँ आज क्लास सेशन एंड करते हैं, ठीक है।